नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं समझिए.com। अगर मैं आपसे कह दूं कि आजादी के करीब 80 साल बाद भारतीय सेना में एक ऐसा बदलाव होने जा रहा है जिसे देश का अब तक का सबसे बड़ा सैन्य सुधार कहा जा सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? यकीन कर लीजिए, क्योंकि भारत सरकार अपनी तीनों सेनाएं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, तीनों सेनाओं को एक साझा सैन्य ढांचे में तब्दील करने जा रही है, लाने जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। लेकिन आखिर यह थिएटर कमांड क्या है? अभी सेना की व्यवस्था कैसी है? फिलहाल भारतीय सेना में कितनी कमांड है और जब बदलाव होंगे तो फिर कितनी कमांड रह जाएगी? इससे भारत की ताकत क्या बढ़ जाएगी और बढ़ेगी तो फिर कैसे बढ़ेगी? समझिए.com में आज इन्हीं सवालों के जवाब देने में आया हूं। बस मेरे साथ समझते रहिए समझिए.com। तो सबसे पहले समझिए कि आखिर इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड क्या होती है, और इसे समझने के लिए सबसे पहले कमांड का मतलब समझना जरूरी है। किसी भी सेना में कमांड एक ऐसा सैन्य क्षेत्र होता है जिसके अंतर्गत एक निश्चित भौगोलिक इलाका या फिर विशेष जिम्मेदारी की पूरी कमान सिर्फ एक वरिष्ठ अधिकारी के हाथ में होती है। अभी भारत की तीनों सेनाओं की अपनी अलग अलग कमांड है। भारतीय थल सेना की 7 कमांड है, भारतीय वायुसेना की भी 7 कमांड है और नौसेना की 3 कमांड है, यानी कि कुल 17 कमांड, अलग अलग कमांड है। इन सभी के अपने अपने अलग अलग कमांडर हैं। अपनी योजना, अपनी प्राथमिकताएं और अपने ऑपरेशन सारे कमांडर अपने हिसाब से करते हैं। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा भारत की सेना के बारे में, लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि भारतीय सेना काम कैसे करती है। कमांड के जरिए करती है, कमांडर के जरिए करती है, लेकिन कितने कमांड हैं, कितने कमांडर हैं, इसे गौर से समझिए, क्योंकि आगे आने वाला समय बेहद संवेदनशील होने जा रहा है। इसलिए भारत की सरकार सेना में एक बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है। आजादी के बाद यह पहली बार होगा। अब एक सवाल और है, क्या भारत दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है जो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बना रहा है? जवाब है नहीं। दुनिया की कई बड़ी सैन्य शक्तियां पहले से ही इस मॉडल पर काम कर रही हैं, कुछ कर चुकी हैं। दरअसल आधुनिक युद्ध में अलग अलग सेनाओं की बजाय ज्वाइंट ऑपरेशंस को ज्यादा प्रभावी माना जाता है, और यही वजह है कि कई देशों ने अपनी सेनाओं को थिएटर कमांड के तहत संगठित किया है। सबसे पहले बात अमेरिका की कर लेते हैं। अमेरिका सालों से एकीकृत लड़ाकू कमान मॉडल पर काम कर रहा है, जहां पर अलग अलग भौगोलिक और कार्यात्मक कमांड दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में अमेरिकी सैन्य अभियानों का नेतृत्व करती है। चीन ने भी साल 2016 में अपनी सैन्य व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया, और बड़ा बदलाव करते हुए 7 मिलिट्री रीजन की जगह उसने 5 थिएटर कमांड बना दी। रूस ने क्या किया? रूस ने भी अपने सैन्य जिलों को संयुक्त कमांड के तौर पर विकसित किया। ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी संयुक्त सैन्य कमांड और ज्वाइंट ऑपरेशनल सिस्टम को अपना लिया है। भारत अब अपनाने जा रहा है। इसकी खासियत क्या है? सवाल यह है कि जो 17 कमांड को घटाकर आखिर कितनी कमांड भारत करने जा रहा है? भारत की सेना करने जा रही है, भारत का रक्षा मंत्रालय करने जा रहा है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट और तमाम जानकारियां जो उपलब्ध है उसके अनुसार भारत 3 प्रमुख भौगोलिक थिएटर कमांड बनाने की दिशा में अब आगे बढ़ गया है। पहली होगी नॉर्दर्न थिएटर कमांड। इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी चीन से लगने वाली सीमाओं की सुरक्षा करना, यानी कि LAC। राज्य कौन कौन से हो सकते हैं? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में यह सैन्य अभियानों का नेतृत्व करेगी।
दूसरी होगी वेस्टर्न थिएटर कमांड, जो मुख्य रूप से पाकिस्तान सीमा से जुड़े इलाके और पश्चिमी मोर्चों पर सैन्य अभियानों का संचालन करेगी। और तीसरी होगी मैरीटाइम थिएटर कमांड, जो हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार और पूरे समुद्री क्षेत्र में भारत के हितों की रक्षा करेगी। यानी कि समुद्र से आने वाले हर खतरे पर नजर रखेगी। और इस नई व्यवस्था में युद्ध के दौरान थल सेना, वायुसेना और नौसेना अलग अलग योजना नहीं बनाएंगी, बल्कि एक थिएटर कमांड के नेतृत्व में ही संयुक्त रणनीति के साथ वो काम करेंगे। थिएटर कमांड की जरूरत क्यों पड़ी, यह समझने की जरूरत है। जब भारतीय सेना दशकों से देश की सुरक्षा कर रही है, तो फिर इतने बड़े बदलाव की जरूरत आखिर क्यों पड़ गई है? इसका जवाब हमें भारत के पिछले युद्ध और बदलते युद्ध क्षेत्रों से मिलता है। 1947, 1948, 1962, 1965, 1971, 1999 का कारगिल युद्ध। इन सभी युद्धों में हमारी तीनों सेनाओं ने अद्भुत साहस दिखाया। लेकिन समय के साथ साथ महसूस किया जाने लगा कि भविष्य के युद्ध केवल जमीन, आसमान या समुद्र तक सीमित नहीं रहेंगे। अब युद्ध कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा जाएगा। ऐसे में अगर तीनों सेनाएं अलग अलग योजना बनाकर, अलग अलग कमांडर अपना दिमाग लगाकर सोचेंगे, तो निर्णय लेने में देरी हो सकती है। कारगिल युद्ध के बाद गठित कारगिल रिव्यू कमेटी और बाद में फिर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की संयुक्त सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत बताई गई थी। यह कहा गया था कि तीनों सेनाओं का एक कमांडर होना चाहिए। मतभेद हो जाते हैं। भाई थल सेना के कमांडर ने कहा कि नहीं ये करना चाहिए, वायुसेना का कमांडर ने कहा कि नहीं मुझे ऐसा लगता है कि यह करना चाहिए, नौसेना का कमांडर कह रहा है कि नहीं आप दोनों गलत हो, मुझे लगता है कि यह करना चाहिए, इसलिए एक ही कमांडर होना चाहिए उस इलाके का। तो कारगिल जो युद्ध हुआ, उस युद्ध के बाद जो रिव्यू कमेटी बनाई गई, उसमें यह जरूरत बताई गई। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, उसने भी यह कहा कि साहब इसकी जरूरत है। इसके बाद सालों तक फिर इस पर अध्ययन किया गया। उसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस का पद बनाया गया, ताकि तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए, एक लीडर दिखाई दे। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने भी थिएटर कमांड व्यवस्था को भारत के भविष्य के लिए बहुत आवश्यक और जरूरी बताया था। यानी कि यह फैसला किसी एक घटना का परिणाम नहीं, बल्कि पिछले करीब 20 सालों से चल रही सैन्य सोच और सुधार प्रक्रिया का अगला चरण भी आप इसे कह सकते हैं। भाई हर चीज में बदलाव हो रहा है, वक्त के हिसाब से, समय के हिसाब से चीजें बदल रही हैं, तो सेनाओं में भी तो बदलाव की जरूरत है। सेना का जो स्ट्रक्चर है, उसके कार्य करने की प्रणाली है, उसमें बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या ऐसा ही जो चल रहा है वो चलते रहने देना चाहिए। आगे आने वाले समय में बहुत खतरनाक स्थिति होने जा रही है, मैं बता रहा हूं, क्योंकि भारत के इर्द गिर्द जिन तमाम देश हैं, वहां से भारत के खिलाफ लगातार संकेत निकल कर आ रहे हैं। अमेरिका और चाइना दोनों भारत को अच्छी नजर से नहीं दे सकते हैं। इसलिए जो कल तक भारत के दोस्त थे, चाहे वो नेपाल थे या फिर बांग्लादेश थे या फिर भूटान थे, आज वहां से भी भारत के खिलाफ संकेत निकल कर आते हैं। पाकिस्तान तो पहले से ही भारत का विरोधी है, वो तो भारत को पहले से ही अच्छी नजर से नहीं देखता है, लगातार वो आतंकवादी घटना करता रहता है। इसलिए ये तमाम सारी चीजें जरूरी हैं। अब बात कर लेते हैं कि उन सभी पहलुओं की कि आखिर ये बदलाव इतना जरूरी क्यों है। चीन में, आपको बता दूं, साल 2016 में अपनी सेना में एक बड़ा सुधार करते हुए पुराने सैन्य ढांचे को बदलकर थिएटर कमांड मॉडल को लागू कर दिया था। आज चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी 5 थिएटर कमांड के जरिए अपने सैन्य अभियानों का संचालन करती है। भारत से सटी सीमा की जिम्मेदारी उसके वेस्टर्न थिएटर कमांड के पास है, जो थल सेना, वायुसेना और अन्य सैन्य संसाधनों का संयुक्त तौर पर इस्तेमाल करती है। अब मैं आपको पाकिस्तान लिए चलता हूं। पाकिस्तान भी तीनों सेनाओं के बीच समन्वय बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहा है। वो कह रहा है कि भाई कई देशों ने कर लिया, भारत भी इस पर करने जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, मैं भी करूंगा। अब भारत के सामने चुनौती क्या है? भारत के सामने चुनौती केवल सिर्फ पाकिस्तान या चीन नहीं है।
बल्कि यह संभावना भी है कि भविष्य में चीन और पाकिस्तान किसी संकट की स्थिति में एक साथ हो जाएंगे। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, आपको पता होगा। ऑपरेशन सिंदूर में क्या किया? ऑपरेशन सिंदूर में सामने तो पाकिस्तान दिखाई दे रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे चीन खेल रहा था। सारी जानकारी उसको उपलब्ध करा रहा था, हथियार उसको उपलब्ध करा रहा था। इसलिए भारत बिना देरी के दोनों मोर्चों पर जवाब देगा और इसी को रक्षा विशेषज्ञ टू फ्रंट वॉर यानी कि दो मोर्चों पर युद्ध की संभावना कहते हैं। अगर एक तरफ लद्दाख या अरुणाचल में तनाव है, तो फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान की सीमा पर संघर्ष शुरू हो जाए तो क्या होगा? तो सेना को दोनों मोर्चों पर तेज और समन्वित प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी। थिएटर कमांड का उद्देश्य इसी तरह की परिस्थितियों में निर्णय लेने, गति बढ़ाने और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि वो क्षेत्र जहां पर चाइना बैठा हुआ है, चाइना है, और दूसरी अगर मैं आपको गुजरात के बॉर्डर पर ले जाऊं जहां पर पाकिस्तान है, तो आप क्या करेंगे? एक ने हमला कर दिया और दूसरे ने भी प्लानिंग के साथ दूसरी तरफ से कर दिया, तो आप क्या करेंगे? हम लोग तो अलग अलग गाड़ी चलाएंगे, एक अलग ज्ञान देगा, दूसरा अलग ज्ञान देगा। इसलिए इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की जरूरत है, क्योंकि भविष्य के युद्ध कैसे होंगे अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं। आने वाले समय में युद्ध सिर्फ टैंक, तोप, लड़ाकू विमान, युद्धपोतों से नहीं लड़े जाएंगे। आप देख रहे हैं ना, ईरान में वो एक हॉर्मुज के जरिए उसने पूरी दुनिया को पागल कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप अपने बाल नोच रहे हैं, पिद्दी है वो अमेरिका के सामने। अमेरिका उसको चुटकियों में उड़ा देगा। लेकिन हॉर्मुज में उसने जिस तरीके से तेल के जहाज रोक दिए, पूरी दुनिया को उसने हिलाकर रख दिया। ये उसकी ताकत है। युद्ध अब ऐसे भी लड़े जाएंगे। भविष्य में जो युद्ध की तकनीक होगी वो तकनीक तय करेगी, चाहे वह साइबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट, स्पेस आधारित निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, हाइपरसोनिक मिसाइल्स। युद्ध का चेहरा बदल जाएगा। जलमार्ग, जहां से आपका व्यापार होता है, जरूरी चीजें आती हैं, रसद आती हैं, राशन आता है, तेल आता है। ऐसे समय में इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का सबसे बड़ा फायदा यही माना जा रहा है कि यह अलग अलग सेनाओं के संसाधनों को एक साझा रणनीति के तहत जोड़ने में मदद करेगा। यही मैं आपको समझिए.com के जरिए समझाना चाहता हूं। इसके युद्ध के दौरान सूचना तेजी से पहुंच पाएगी, निर्णय जल्द हो जाएंगे और जवाबी कार्रवाई भी अधिक प्रभावित होगी। यानी कि भारत सिर्फ आज के युद्ध नहीं बल्कि आने वाले दशकों के युद्ध की भी तैयारी कर रहा है, और वो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के जरिए ही होगी। यानी कि समन्वय, बेहतर तकनीक और बेहतर गति, यह है इंटीग्रेटेड कमांड, थिएटर कमांड। अब सवाल है कि भारत में इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड लागू हो जाती है तो क्या? आखिर इसका सबसे बड़ा फायदा किसे होने जा रहा है? रक्षा विशेषज्ञ क्या कहते हैं? रक्षा विशेषज्ञ के मुताबिक इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा लाभ अगर किसी को होगा तो युद्ध लड़ने की आपकी ताकत और क्षमता पर होगा, जो बढ़ जाएगी। अभी अगर किसी बड़े सैन्य ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है तो थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने अपने अपने स्तर पर योजना बनानी पड़ती है। तीनों सेनाओं के बीच समन्वय होता है। अलग अलग कमांड संरचना वाले कारण कई बार निर्णय लेने की प्रक्रिया लंबी हो सकती है। थिएटर कमांड में एक ही थिएटर कमांडर के पास उस पूरे क्षेत्र की जिम्मेदारी होती है और उसके पास तीनों सेनाओं की क्षमताओं का इस्तेमाल करने का अधिकार होता है। इससे युद्ध के दौरान फैसले तेजी से लिए जा सकेंगे और प्रतिक्रिया भी अधिक प्रभावी होगी। दूसरा बड़ा फायदा होता है संसाधनों का बेहतर उपयोग। कई बार अलग अलग सेनाओं के पास समान प्रकार के उपकरण, संचार प्रणाली और लॉजिस्टिक संसाधन होते हैं। संयुक्त योजना के जरिए इनका अधिक कुशल उपयोग किया जाता है। इससे समय की बचत होगी और अनावश्यक दोहराव कम हो सकता है। तीसरा फायदा है बेहतर समन्वय। जब तीनों सेनाएं एक ही कमांड के तहत काम करेंगी तो फिर सूचना साझा करना, लक्ष्य तय करना, ऑपरेशन को अंजाम देने में भ्रम या देरी की संभावना कम होना। आधुनिक युद्ध में कई बार कुछ मिनट में ही पूरे ऑपरेशन का परिणाम बदल जाता है। ऐसे में तेज निर्णय और बेहतर तालमेल सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। यह है
इंटीग्रेटेड कमांड। चुनौतियां भी हैं, ऐसा नहीं है चुनौतियां, क्योंकि जब आप कोई भी सुधार करने जाते हैं तो आपके सामने चुनौतियां भी आती हैं। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड भी इसका एक अपवाद नहीं है। सबसे पहले चुनौती यह है कि तीनों सेनाओं के जो अलग अलग कार्यशैली हैं, भारतीय थल सेना, नौसेना, वायुसेना, दशकों से अपनी अपनी परंपरा, अपना अपना प्रशिक्षण प्रणाली, कमांड संस्कृति के अनुसार काम करती है। ऐसे में तीनों को एकीकृत ढांचे में लाना आसान नहीं होगा। दूसरी चुनौती है ट्रेनिंग और संयुक्त सैन्य सोच। थिएटर कमांड तभी सफल होती है जब तीनों सेनाओं के अधिकारी एक दूसरे की कार्यप्रणाली को समझें और संयुक्त ऑपरेशन की मानसिकता को विकसित करें। इसके लिए प्रशिक्षण, सैन्य अभ्यास, नई नेतृत्व प्रणाली का विशेष ध्यान देना। तीसरी चुनौती है इंटर सर्विस प्रतिस्पर्धा, जो कि अभी आपने देखी सीआरपीएफ में। कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अलग अलग सेनाओं की प्राथमिकता और संसाधनों को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण हो सकता है। खासकर वायुसेना ने पहले भी यह चिंता जताई है। उसकी संपत्तियों का उपयोग पूरे देश के स्तर पर लचीले तरीके से होना चाहिए। ऐसे में नई व्यवस्था में संतुलन बनाना बेहद महत्वपूर्ण होगा। यानी कि थिएटर कमांड केवल कमांड बदलने का विषय नहीं है, ये तीनों सेनाओं की सोच, प्रशिक्षण और संचालन प्रणाली के व्यापक बदलाव की प्रक्रिया भी होती है। यानी कि अपना तीनों सेनाओं का अपना अलग अलग कैडर है। तो अगर वायुसेना से एक थिएटर कमांड का आपने इंचार्ज बना दिया तो थल सेना या फिर नौसेना के लोग बुरा तो नहीं मानेंगे। सोच है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, बात करते हैं कि इस योजना की मौजूदा स्थिति क्या है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह बदलाव कब जमीन पर दिखाई देगा। सालों से बात चल रही है इस पे, इसलिए मैं कह रहा हूं इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का जो विचार है वो नया नहीं है। इस पर 20 सालों से चर्चा चल रही है। कारगिल युद्ध के बाद रक्षा सुधारों पर कई समितियों ने संयुक्त सैन्य ढांचे की जरूरत बताई, फिर सीडीएस का पद बनाया और उसके बाद फिर लगातार इस दिशा में काम आगे बढ़ता रहा। तब यह प्रक्रिया अपने सबसे अहम चरण में पहुंच चुकी है। जानकारी के मुताबिक भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम इस महीने यानी कि जुलाई 2026 में इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का फाइनल ब्लूप्रिंट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने पेश कर सकते हैं। यदि रक्षा मंत्री से मंजूरी मिलती है तो फिर इसके बाद प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि सीसीएस के पास अंतिम स्वीकृति के लिए जाएगा। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद इस ऐतिहासिक सैन्य सुधार को लागू करने की दिशा में औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो सकती है। यानी कि जिस बदलाव की चर्चा 2 दशकों से हो रही थी, अब केवल विचार नहीं बल्कि निर्णय के बेहद करीब पहुंच चुका है यह फैसला। इसे आप छोटा मोटा बदलाव मत समझिए, यह बड़ा बदलाव, और यह बड़ा बदलाव बड़े संकेत देगा। भारतीय सेना में यह बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में कई सारे पाकिस्तान तो सवाल उठा ही रहा था, हमारे देश में बहुत सारी विपक्षी पार्टियों ने भी सवाल उठाए थे और विदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। हमारे सेना के एक बड़े अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि जब इस तरह का युद्ध होता है तो कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ गलतियां भी हो जाती हैं। आगे आने वाले युद्धों में हम उन कमियों और गलतियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। ये जो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है, ये वही है, उसी गलती को सुधारने की कोशिश की जा रही है। यह सरकार की सैन्य सोच में एक बड़ा बदलाव है। 1947 के बाद जो पहली बार भारतीय सेना की कमांड संरचना को इतने व्यापक स्तर पर बदलने की तैयारी हो रही है, इसका उद्देश्य किसी एक सेना को मजबूत बनाना नहीं है बल्कि तीनों सेनाओं की ताकत को एक साथ जोड़ना है, ताकि भविष्य में युद्धों में जो अधिक भारत और अधिक तेजी से काम कर सके, अधिक सक्षम और अधिक प्रभावी तरीके से अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके। आज दुनिया तेजी से बदल रही है और युद्ध का स्वरूप भी बदल रहा है। आने वाले समय में यह फैसला केवल कमांड बदलने का नहीं है बल्कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के भविष्य को आकार देने वाला कदम साबित होगा। इसलिए
इस बदलाव को समझना हम भारतीयों के लिए भी ज़रूरी है, जितना देश की सीमाओं की सुरक्षा को समझना। इसी उम्मीद के साथ फिलहाल समझिए.com में इतना ही। नमस्कार। और नमस्कार के बाद